या दोस्तों, आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित है। आप सुन रहे हैं द नेग्लेक्टेड डॉटर राये सील्ड बाय हर ब्रदर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि त्यागी हुई बेटी एवं उनके भाइयों की रहस्यमय जिंदगी की सफ़र। तो चलिए उनके रहस्यमय सफ़र पर चलते हैं। डिस्क्लेमर: इस कहानी के सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। The neglected daughter's rights shielded by her brothers। अध्याय 91। केवल असली बेटी। क्या हो रहा है? सना ने अपने कमरे के बाहर खड़े अपने तीनों भाइयों की तरफ देखा। क्या मुझे कुछ पता होना चाहिए? नहीं नहीं, स्लेटर ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने सोचा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आज तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। सना ने सशंकित होकर स्लेटर को आंखें सिकोड़कर देखा। ये भाई पढ़ाई को लेकर इतना उत्साहित कब से हो गया? ज्यादातर तो उसे अपने साथ लाइब्रेरी तक घसीट कर ले जाना पड़ता था। कुछ नहीं सना। ह्यूगो मुस्कुराया और एटलस को कोहनी मारी। ठीक। एटलस, जो मुस्कुरा भी नहीं पाया था, ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद नीचे आ जाना। ये कहकर एटलस जाने के लिए मुड़ा। ह्यूगो ने सना को एक आश्वस्त मुस्कान दी और फिर एटलस के पीछे चला गया। जब तक बटलर जेन तुम्हें खाने पर न बुलाए तब तक तुम वहीं रुको। स्लेटर ने उसकी तरफ उंगली उठाई, जिससे वह थोड़ा झेप गई। रुको। ऐसा कहने के बाद स्लेटर दौड़ता हुआ अपने भाइयों के पीछे चल पड़ा, मानो वह कोई कुत्ता हो। अपने कमरे के सामने अकेली खड़ी सना ने उनकी पीठ की ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। सबको क्या हो गया है? वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कंधे उचका दिए। खैर, शायद उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उसके दोनों बड़े भाई उदास चेहरे बनाए होते। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए सना उसके कमरे में आ गई। चुन चुन टिल्ड, टियाना टिल्ड, चूहा टिल्ड। अपने पालतू जानवरों को देखकर कमरे के बाहर की स्थिति के बारे में उसके विचार गायब हो गए। सना ने जल्दी से अपना बैग निकाला और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ी। आज मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है टिल्ड। गहरे प्यार को आकर्षित करने वाली महिलाएं गुप्त रूप से क्या अलग करती हैं? हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच एटलस, ह्यूगो और स्लेटर अपने कमरों में नहीं गए, बल्कि नीचे चले गए। सब अभी भी वहीं थे, ये सोचकर हैरान कि अभी क्या हुआ था। जब चार्ल्स ने अपने बेटों को नीचे आते देखा तो वह झट से उठ खड़ा हुआ। एटलस, तुम क्यों? चार्ल्स ने गला साफ किया और खुद को एक सम्माननीय पिता की तरह व्यवहार करने की याद दिलाई। तुमने ऐसा क्यों किया? पापा, कल सना का जन्मदिन है और आप सब उसे सरप्राइज देने की सोच रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ही सबकी पोल खुल गई। ह्यूगो सबसे पहले बोला। हमारे साथ उसका पहला जन्मदिन है। अगर आप उसे बता दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खैर, समस्या यह है कि हमने उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज सोचने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हेन्स ने गंभीरता से बताया। एलिसन ने भौहें चढ़ाई। हमने पहले ही सभी से सोचने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन उसका जन्मदिन कल है। युवा स्वामियों, हम भी मिस सना को उनके खास दिन पर खुश करना चाहते हैं, एक नौकर धीरे से बोला। लेकिन अभी तक हमने उनके लिए कोई उपहार नहीं खरीदा था। तीनों भाइयों ने सबके उदास चेहरों पर नजर डाली। ऐसा नहीं था कि उन्हें पिछले हफ्ते से चल रही दुविधा का अंदाजा नहीं था। वे बस इतनी सारी बातों में उलझे हुए थे कि एटलस और स्लेटर के दिमाग से यह बात निकल गई। अगर ह्यूगो ने वैन में उन्हें इसके बारे में न बताया होता तो वे इसे पूरी तरह भूल चुके होते। हम उससे खाने के बाद पूछेंगे, एटलस ने प्रस्ताव रखा। मैं इस बारे में सावधानी बरतूंगा। तो क्या आप सना से पूछ सकते हैं कि क्या उसे राजकुमारी की पोशाक पसंद है या? चार्ल्स रुक गया जब एटलस ठंडे स्वर में लौट आया। मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा, एटलस ने कहा। बस उसे ऐसे उपहार खरीदो जिनसे उसे खुशी मिले। मुझे तो लगता ही नहीं कि सना को पता भी होगा कि कल उसका जन्मदिन है। ह्यूगो ने सिर हिलाया। तुम्हारी उत्सुकता उसे डरा सकती है, इसलिए कृपया उस पर सवालों की बौछार न करें। उसके पास पहले से ही बहुत काम है। चूंकि वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। वह जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था वह था सर्वाइवल प्रोजेक्ट। मैं पूछ सकता हूँ? स्लेटर ने अपने हाथ सीने पर रखे और गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाए। उसके साथ पढ़ने के बाद सना और मैं बहुत करीब आ गए हैं। वह कक्षाओं में मेरे सभी सवालों के जवाब देती है, इसलिए अगर मैं उससे और सवाल पूछूं तो उसे अजीब नहीं लगेगा। एटलस ने ऊपर देखा और याद किया कि कैसे सना स्लेटर के सवालों का जवाब हल्के फुल्के मजाक के साथ देती थी, लेकिन वह उससे कभी कुछ नहीं पूछता, सिवाय इसके कि वह सही था या गलत। ओह अच्छा, यह कोशिश करने लायक था। कल भी स्कूल है, इसलिए हम सबके पास तैयारी के लिए एक दिन है, एटलस बोला। आज रात हम उससे ज्यादा जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर नहीं तो चलो सब मिलकर केक बनाते हैं और उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं गाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर उलझन में थे। क्या ये थोड़ा ज्यादा साधारण नहीं था? बस एक केक और जन्मदिन की शुभकामनाओं वाला गाना। कैसा रहेगा? हम उसके चचेरे भाइयों को बुलाएं, एलिसन ने सुझाव दिया। या शायद मुझे सलाह के लिए मिसेस कॉटेज से संपर्क करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सबकी नजरें एलिसन पर टिकी थीं, जो घर में जेसा की सबसे बड़ी विरोधी थी।
लेकिन जब उसने जैसा का जिक्र किया तो सबको नीना के जन्मदिन का भी ख्याल आया। कल नीना का जन्मदिन भी था। तुम उन बच्चों को क्यों बुला रही हो जबकि वो तो पहले से ही हमारे साथ है? स्लेटर ने गहरी भौहें चढ़ाई। ये उसका पहला जन्मदिन है और क्या हमें वाकई बांटना चाहिए? नीना तो पहले से ही उनके साथ है। ह्यूगो की आंखों में बर्फ की एक परत जम गई और वह भावशून्य होकर बोला, माँ, पिताजी, आप श्रीमती कॉटेज की बात से सहमत थे और हमें ये भी भरोसा दिलाया कि वे दयालु लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें कल अपने असली चचेरे भाई और भतीजी के साथ बिताने देना चाहिए, जबकि हम अपने असली परिवार की चिंता करते हैं। ह्यूगो की निर्मम बातें सुनकर हर कोई उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। दूसरा युवा स्वामी अक्सर गर्मजोशी और सौम्यता से पेश आता था। हालांकि इस समय वह ऐसे बोल रहा था मानो नीना या शायद कॉटेज परिवार से कोई बदला ले रहा हो। उन्हें इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा विचार है, एटलस ने अपने मन की बात कही। चाहे हमें यह विचार कितना भी नापसंद क्यों न हो, अगर सना के बारे में जानने वाले लोग होते तो वे ही उसे पालते पोसते। फिर श्रीमती कॉटेज हमसे पूछ सकती है कि नीना को क्या पसंद है। हालांकि मुझे शक है कि वे उसके लिए एक बड़ी पार्टी का खर्च उठा पाएंगी। एटलस की बात सुनकर सबने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उसका सुझाव गलत नहीं था, दरअसल वो तर्कसंगत था। ये दोनों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत करने का एक तरीका हो सकता है। बटलर जेन खुश थी और राहत भरी मुस्कान के साथ कह रही थी कि सना के जन्मदिन को खास बनाने के लिए दोनों भाइयों ने भी उनकी ही तरह भावनाएं व्यक्त की। ठीक है, मुझे लगता है हमें लड़कों पर भरोसा करना चाहिए कि वे बातें राज रखेंगे। हेन्स ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो मुझे बता दो कि वो क्या चाहती है ताकि मैं कुछ फोन कर सकूं। एलिसन ने भी कहा, मैं आज रात श्रीमती कॉटेज से संपर्क करूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना बच्चों। चार्ल्स ने स्वेच्छा से कहा, तुम्हारे पिताजी सब संभाल लेंगे। कृपया मुझे मिस सना की पसंद की सूची दीजिए ताकि मैं उन्हें वितरित कर सकूं क्योंकि हर कोई उसके लिए उपहार खरीदना चाहता है, बटलर जेन ने भी कहा। बटलर जेन, क्या हम किराने का सामान एक बार और ला सकते हैं? रसोई उत्साह से बोले, अच्छा होगा अगर हमारे पास ज्यादा सामान हो ताकि हम तुरंत कुछ भी तैयार कर सकें। एक एक करके सभी एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। ये देखकर एलिसन की आंखें नम हो गईं और वह धीरे से मुस्कुरा दी। हालांकि वह जैसा से संपर्क नहीं करना चाहती थी, लेकिन सभी की यह उत्सुकता देखकर उसने अपना अभिमान कम करने का मन किया। मैंने सबको इतना एकजुट पहले कभी नहीं देखा, उसने अपने लड़कों को देखते हुए सोचा। वे भी योजना बनाने में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। बेनेट दंपति का दिल खुश हो गया, जबकि हेन्स केवल संतुष्टि में मुस्कुरा सके। हेन्स ने ये सब होते हुए देखा और सोचा, इस परिवार की असली बेटी ही ऐसा कर सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि सना हमारे साथ है। अध्याय 92 समय। सना ने अपने भाइयों पर नजर दौड़ाई जो लाइब्रेरी में मेज के चारों ओर बैठे थे। आज रात, अजीब बात है, ह्यूगो भी यहाँ था। ह्यूगो अपनी चिकित्सा यात्रा के हिस्से के रूप में हमेशा उसके पालतू जानवरों की देखभाल करता था, क्योंकि वह अभी भी घर पर ही रहता था। यही वजह थी कि ह्यूगो स्कूल जाते समय उनके साथ सेवा में शामिल होता था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, सना ने गुनगुनाया और उसकी निगाहें गहरी होती गईं। वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। वे मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आज तो बहुत हो गया। तीनों भाइयों ने उसकी बढ़ती हुई नजरों की तीव्रता पर ध्यान न देने का नाटक किया। एटलस ने अपने पाठ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इस बात पर भटक रहा था कि उससे सवाल कैसे शुरू करे। दूसरी ओर ह्यूगो बस अपनी कॉपी को घूर रहा था। स्लेटर तो बस अपनी नोटबुक में शून्य लिखता रहा। उन्होंने उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जिस तरह से वह उनकी ओर देखती थी उससे उन्हें डर था कि उनके पूछने से पहले ही उसे पता चल जाएगा। एटलस ने अपना गला साफ किया और सना की ओर देखने का साहस जुटाया। उसकी यह हरकत देखकर स्लेटर और ह्यूगो की सांसें रुक गईं। जाओ पहले भाई। सना, एटलस ने अपनी जीभ मुंह में घुमाते हुए उन गोल आंखों को देखा जो उसे प्रतिबिंबित कर रही थी। क्या तुम्हें पता है कल कौन सा दिन है? नॉकआउट्स इन एवरी वे, टॉप 10 गॉर्जियस मूवी थाई स्टार्स। ब्रेनबेरीज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्लेटर और ह्यूगो के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या वे इस बात को जितना हो सके गुप्त रखने पर सहमत नहीं थे? एटलस उससे इसके बारे में क्यों पूछ रहा था? कल, सना ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गंभीरता से सोचा। ओह। जब उसने अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से को अपनी हथेली पर पटका तो तीनों भाइयों की सांस रुक गई। यह अपसाइड डाउन का शो है। सना मुस्कुराई। ठीक है, मैंने इसे अपने कैलेंडर में डाल दिया है। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे उसे अविश्वास से देखने लगे। बस इतना ही, एटलस ने अचानक कहा। क्या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कोई और चीज है? सना ने अपना सिर एक ओर झुका लिया और अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म के बारे में सोचने लगी। अपने पिछले जन्म में सना ने ये फिल्म सिर्फ वयस्क होने पर ही देखी थी, खासकर जब वह जेल में थी। उसने अपना बचपन और किशोरावस्था भी कक्षाओं में ही बिताई। विडंबना ये थी कि उसने ये फिल्म सिर्फ जेल में अपने अच्छे व्यवहार के इनाम के तौर पर देखी थी। जैसे ही सना ने अपने भाइयों की ओर मासूमियत से देखा, तीनों भाइयों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने सोचा। लेकिन मैंने तो बस एक फिल्म कहा था।
वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे पता भी नहीं था कि तीनों भाई इतने स्तब्ध थे कि उसे याद ही नहीं रहा कि कल उसका जन्मदिन है। अभी भी उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी, मानो वह उन्हें समझ ही नहीं पा रही हो। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया? एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। तीनों पछतावे और दया से भर गए। इतने सालों में उन्होंने नीना का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, हर साल एक अलग थीम के साथ। जबकि सना, उनका मूड बहुत जल्दी खराब हो गया, खासकर ह्यूगो का। क्या कुछ गड़बड़ है? सना ने सोचा। तभी ह्यूगो ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं सना, बस मुझे नहीं पता था कि तुम अपसाइड डाउन देखना चाहती हो। सना मुस्कुराई। यह एक अच्छी फिल्म है जिसमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हैं जबकि तुमने इसे देखा भी नहीं था? स्लेटर बुदबुदाया, क्योंकि उसे पता था कि उसका ध्यान बटाने के लिए उसे लगातार बात करते रहना होगा। सना का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। मैंने समीक्षाएं पढ़ी हैं। ज्यादातर समीक्षाएं उन लोगों द्वारा की जाती हैं जो फिल्म से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके पास कहने के लिए सिर्फ अच्छी बातें ही होंगी, एटलस ने तर्क दिया। क्या आप सचमुच इसे देखना चाहते हैं? सना ने सिर हिलाया। मैं अपने लिए कुछ टिकटें खरीदूंगी। मैंने पैसे बचा रखे हैं। मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, ह्यूगो ने अचानक कहा और सना मुस्कुराई। कोई बात नहीं दूसरे भाई, मैंने पहले ही बजट तय कर दिया है। यह उसके भत्ते का आखिरी हिस्सा था क्योंकि बाकी लोग पहले ही सट्टेबाजी में शामिल हो चुके थे। लेकिन शुक्रिया। भाइयों ने उसकी तरफ देखा और इंतजार किया कि वह उन्हें भी बुलाए। उन्हें बुलाना ही स्वाभाविक था। अगर वह फिल्म देखने जा रही थी तो उसे किसी को अपने साथ ले जाना ही था। लेकिन अफसोस, सना ने पूछा ही नहीं और बस उन्हें देखती रही, बिना किसी संकेत के कि वह पूछना चाहती है। सना, अगर तुम फिल्म देखने जा रही हो तो किसके साथ देखोगे? स्लेटर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अचानक कहा। सना ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, मानो उसने इस बारे में सोचा ही न हो। उसने जो पैसे अलग रखे थे वे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थे। अगर वह किसी को अपने साथ आने के लिए कहती तो ये शिष्टाचार ही होता कि वह दूसरा टिकट भी बनवा ले। मुझे लगता है बटलर जेन को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे किसी संरक्षक की जरूरत है, उसने बुदबुदाया और फिर उसने फैसला किया। मैं बटलर जेन को ले जाऊंगी। यहाँ 3 लोग थे और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने का निर्णय किया जो वहां मौजूद नहीं था। एटलस और स्लेटर के चेहरे खराब हो गए जबकि ह्यूगो के होंठ झुक गए। सना के मन में प्रश्नचिन्हों का गुबार उमड़ पड़ा। सब ठीक तो है? हाँ, तीनों ने अनिच्छा से उत्तर दिया। ठीक है। सना ने कंधे उचका दिए और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके भाई बातों को अपने तक ही सीमित रखने वाले नहीं थे। उन्हें उसके पहले जन्म में उसकी आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए सना को ये सोचने की जरूरत नहीं लगी कि उनका मूड क्यों खराब है। ये स्कूल की वजह से हो सकता है या कुछ और। उसे और भी जरूरी कामों पर सोचना था क्योंकि उसे रे से जल्द निपटना था। इसलिए उसने जल्दी से अपना ध्यान स्लेटर की ओर मोड़ दिया। यह क्या है? सना ने निराशा से हौंकते हुए कहा, यह देखकर कि स्लेटर ने अपने नोट पर केवल गोले बनाए थे। स्लेटर डर के मारे ठिठक गया और अपनी नोटबुक पर नजरें गड़ाए रहा। माफ करना, मैं फिर से करूंगा, वह चिल्लाया, इससे पहले कि वह उसे डांटना शुरू करती। स्लेटर ने जल्दी से अपनी नोटबुक फाड़ी और पूरी लगन से सब कुछ फिर से लिख दिया। एटलस और ह्यूगो ने एक दूसरे को देखा, लेकिन सना का ध्यान केवल स्लेटर और उनके पाठ पर ही केंद्रित था। पढ़ाई के दौरान उसके भाई उससे लगातार अजीबोगरीब सवाल पूछते रहते थे। उसे ये अजीब लगता था और कभी कभी तो वो बिना सोचे समझे जवाब दे देती थी। उसे लगता था कि आखिरकार ये सवाल बंद हो जाएंगे। लेकिन जब सना अपनी चीजें ठीक कर रही थी और सोने की तैयारी कर रही थी तो एटलस ने पूछा, सना, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एटलस ने पूछा। उसे ये भी नहीं समझ आया कि वह क्या कहना चाह रहा है। मतलब, अगर तुम्हें एक दिन अपनी पसंद का कोई काम करने या कोई तोहफा देने को कहा जाए तो तुम क्या चाहोगी? सना ने उनकी आंखों में उत्सुकता देखकर पलकें झपकाईं। ये भी अजीब सवाल है, उसने सोचा। फिर भी इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समय। वो एक लंबी और शांतिपूर्ण जिंदगी चाहती थी। मुझे लगता है कि समय सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई पा सकता है और दे सकता है। सना ने अपना सिर झुकाया क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अभी भी असामान्य थी। ये सोचकर कि उसका जवाब काफी नहीं है, उसने कहा, और शायद कुछ दान पुण्य भी करूंगी ताकि कुछ निर्दोष लोगों की जान बच सके, इससे पहले कि वह अपनी पहली जिंदगी में जानती थी और जेल में चली जाए। ये सोचकर सना खिलखिलाकर मुस्कुराए। मुझे लगता है कि मैं यही सबसे ज्यादा करना चाहती हूँ। अध्याय 93, गुप्त तैयारी की एक रात। जब सना अपने बेडरूम में चली गई तो तीनों भाई लाइब्रेरी में ही रहे। अगले 3 मिनट तक उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। समय। यही तो वो चाहती थी, कोई भव्य पार्टी या महंगे तोहफे नहीं। हालांकि उसने साफ साफ नहीं बताया कि उसे किसका समय चाहिए, पर उन्होंने पहले ही मान लिया था कि वो उनका ही होगा। ये सच था कि सभी व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने सना को अपना न्यूनतम समय भी नहीं दिया। ह्यूगो के अलावा एटलस और स्लेटर ने उसे कभी इतना जानने का समय नहीं दिया।
वे हर चीज को हल्के में लेते थे, ये सोचकर कि वे पहले से ही साथ खाना खा रहे हैं, साथ स्कूल जा रहे हैं और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनमें से किसी भी चीज को संबंध बनाने वाला नहीं माना गया। वे साथ साथ स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे साथ साथ खाना खाते हैं क्योंकि उनके माता पिता यही चाहते थे। और वे एक शर्त के कारण साथ साथ पढ़ते हैं। इस एहसास के साथ एटलस अपनी आंखें नीची किए बिना नहीं रह सका। स्लेटर, क्या तुम कुछ और पाठ करना चाहते हो? उसने 1 मिनट बाद पूछा, जिससे स्लेटर की भौहें तन गईं। हम सना के लिए अभी भी एक उपहार खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कल उस पर ध्यान दें तो वह भी इसकी सराहना करेगी। ओह, स्लेटर ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। एटलस के लिए अपने छोटे भाई को पढ़ाना हमेशा ठीक था। बस सना ने स्वेच्छा से ऐसा किया क्योंकि वह चाहती थी कि एटलस ध्यान केंद्रित करे। कोई बात नहीं, एटलस ने हल्की सी मुस्कान दी। अपने नोट्स मुझे दे दो और बताओ कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है। हमने जो भी पढ़ाया है सब ठीक है, स्लेटर ने धीरे से कहा, जिससे एटलस थोड़ा हैरान हुआ। उसने हंसते हुए अजीब तरह से कहा, सना एक अच्छी शिक्षिका है, लेकिन उसने मुझे ये पाठ योजना इसलिए दी है ताकि अगर मैं कुछ उन्नत पाठ करने का मन बनाऊं तो मैं उसे पढ़ सकूं। स्लेटर ने विनम्रता से एटलस को वह पाठ योजना थमा दी जो सना ने उनके पहले अध्ययन पाठ के दौरान बनाई थी। पाठ योजना पर सरसरी नजर डालते ही एटलस अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। हर तरह से नॉकआउट, शीर्ष 10 खूबसूरत मायथाई सितारे, ब्रेनबेरीज, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने ये सब किया? एटलस ने पूछा और स्लेटर ने सिर हिलाया। ओह। एटलस खुद को पाठ योजना पर एक बार फिर से नजर डालने से रोक नहीं पाया। उसे हैरानी हुई कि एक 13 साल के बच्चे ने स्लेटर की क्षमता के अनुसार पाठों को व्यवस्थित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्लेटर प्रगति कर रहा था। जिन लोगों ने जांच की है, क्या वे पहले से ही आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ हैं? उसने पूछा। स्लेटर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है। जैसे ही एटलस ने सना द्वारा स्लेटर को कल पढ़ाए जाने वाले पाठ की किताब उठाई, स्लेटर खुद को उनकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, अपने होंठ कसकर बंद रखे। स्लेटर ने गला साफ किया क्योंकि उसे कुछ परेशानी हो रही थी। पहले भाई, दूसरे भाई, क्या आप नीना के लिए कोई तोहफा नहीं खरीद रहे? नहीं, ह्यूगो का उत्तर त्वरित था। इस बार एटलस को समझ में आ गया कि आज ह्यूगो का ठंडा व्यवहार महज एक कल्पना नहीं थी। ह्यूगो, तुम अचानक नीना के साथ इतने सख्त क्यों हो गए? एटलस ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हो सकता है कि वह हमारी सगी बहन न हो, लेकिन वह हमारी बहन थी जब तक हमें पता नहीं चला कि वह नहीं है। नीना के साथ मेरी समस्या यह नहीं है कि वह मेरी खून की रिश्तेदार है या नहीं, ह्यूगो ने बेपरवाही से समझाया। मेरी समस्या यह है कि उसने मुझे कैसे गुमराह करके ये यकीन दिलाया कि माँ और पिताजी ने उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। 1-2 बार तो मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन कई बार के बाद मैं इसे जानबूझकर की गई चालाकी मानता हूँ। एटलस ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब है तुम्हारा? ह्यूगो ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन उस पारिवारिक बैठक के बाद से ह्यूगो को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे धोखा दिया गया है। अगर नीना ने अपनी बात ठीक से कही होती तो वह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन नीना ने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता था। यही वजह थी कि ह्यूगो इतना भड़क गया था कि उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हालांकि ह्यूगो को अपना पक्ष रखने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि वह गलत पक्ष पर खड़ा था। सबक सीखा। ह्यूगो की कठोरता का स्लेटर पर असर पड़ने की चिंता में एटलस ने अपने तीसरे भाई की तरफ देखा। यह देखकर कि एटलस उसकी तरफ देख रहा है, स्लेटर हल्के से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, स्लेटर ने कहा। मतलब दूसरे भाई के पास जरूर कोई वजह होगी कि वह नीना पर गुस्सा क्यों है। ह्यूगो और एटलस स्लेटर को देखकर भौहें सिकोड़ने लगे। ह्यूगो ने अपनी सफाई क्यों नहीं दी, इसकी एक वजह थी क्योंकि स्लेटर यहाँ था। ह्यूगो ने जो भी सफाई दी, उन्हें उम्मीद थी कि उससे स्लेटर और भड़क जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अब स्लेटर कह रहे थे कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने स्लेटर को ध्यान से देखा और ऐसा लग रहा था कि स्लेटर उन्हें सच बता रहा था। उनके जिद्दी तीसरे भाई का क्या हुआ? हे, स्लेटर अजीब तरह से हंसा। मतलब मैं अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हूँ कि नीना की चिंता ही नहीं कर सकता। और नीना तो वीकेंड पर भी यहाँ आ सकती है, इसलिए उसे न देखना आम बात लगती है क्योंकि हफ्ते के दिनों में हम एक दूसरे को मुश्किल से ही देख पाते हैं। इसके अलावा स्लेटर को किसी और के जाने की ज्यादा चिंता थी। नीना का जाना कुछ हद तक जरूरी था क्योंकि उसका एक और परिवार था। ये सना की स्थिति जैसी थी क्योंकि सना के पास भी घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर सना चली गई, स्लेटर ने सिर झुकाकर आह भरी, अगर मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, है ना? मुझे तो उसकी मौजूदगी की आदत हो गई है। एटलस का मुंह खुला और बंद हो गया, अवाक। उन्होंने जो सुना उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन साथ ही इससे उनके दिल को सुकून भी मिला। ऐसा लग रहा था कि स्लेटर अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर होने के बाद परिपक्व हो रहा था। एटलस ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। हालांकि जब उसकी नजर ह्यूगो पर पड़ी तो उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई।
दूसरा भाई स्लेटर को गर्व से घूर रहा था, इसलिए एटलस ने अपनी मुस्कान छोड़ दी। अगर एटलस किसी के सबसे करीब था तो वह ह्यूगो ही था, और ह्यूगो को जानते हुए एटलस को स्लेटर की बात माननी ही पड़ी। ह्यूगो के अपने तर्क थे और जो भी था वह ह्यूगो और नीना के बीच का मामला था। जहां तक उनकी बात है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, एटलस ने अचानक कहा, मानो उसे डर था कि अगर उसने इसे जोर से नहीं कहा तो वह विचार भूल जाएगा। दोनों भाई उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। जब उन्होंने एटलस के होठों के कोनों को सिकुड़ते देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि एटलस को सना का जन्मदिन मनाने का सही तरीका मिल गया है। स्लेटर, चलो बाद में मेरे कमरे में पढ़ाई करते हैं, तुम यहीं सो सकते हो, अभी के लिए चलो सबसे मिलते हैं। एटलस ने जल्दी से अपनी किताब बंद की और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके बाकी भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिए, रास्ते में उसकी बातें सुनते हुए, इसलिए पहली मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उन्हें पता चल गया था। मैं बटलर जेन को फोन करूंगा, स्लेटर ने कहा और जल्दी से दोनों को छोड़कर सीधे बटलर जेन को खोजने चला गया। मैं अंकल हैंस को बुलाता हूं। उसी समय ह्यूगो ने हैंस को बुलाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। एटलस सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया ताकि वे कल के जन्मदिन की योजना के बारे में सबको इकट्ठा कर सकें। एटलस के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि न सिर्फ सना को बल्कि सभी को यह विचार पसंद आएगा। अध्याय 94, सीधे नरक के गड्ढों से। गुरुवार एक बार फिर बिना किसी रुकावट के आ गया। सना ने अपना दिन सामान्य रूप से शुरू किया, लेकिन किसी कारण से वह बेनेट हवेली में सभी को अजीब सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबको लग रहा था कि वे उसके साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वे सना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी अच्छाई में एक खास एहसास था जिसे सना नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने बटलर जेन से पूछा, लेकिन बटलर जेन ने बस इतना कहा, यह एक अच्छा दिन था, और इसलिए सना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी स्कूल वैन में चली गई। स्कूल जाते समय सना अपनी सीट पर जमी बैठी रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ, उसने चुपचाप अपने भाइयों की तरफ देखते हुए सोचा। जब उसने देखा तो स्लेटर दूसरी तरफ देख रहा था और एटलस किताब पढ़ रहा था। दूसरी तरफ ह्यूगो बस खिड़की की तरफ देख रहा था। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी, उसने खुद से पूछा। मुझे लगा कि वे मुझे देख रहे हैं। सना ने कंधे उचकाए और फिर से खिड़की पर नजरें गड़ा दी। वह आज सुबह जेम्स की रिपोर्ट के बारे में सोच रही थी। जेम्स स्कूल में सुबह जल्दी उठने वाला बन गया था और कक्षा से 1 घंटा पहले पहुंचने वाले सबसे पहले छात्रों में से एक था। उसने कहा कि आज के लिए कोई योजना नहीं है, या कम से कम मेरी कक्षा में तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसने सोचा, उसे थोड़ा शक था कि कहीं जेम्स उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इस शरारत को शुरू हुए बस 1 दिन ही हुआ है। वे 1 दिन के बाद हार तो नहीं मान सकते थे। Her family disowned her, but that didn't stop her. Brainberries. Ads by Pub Future. सना के विचार तब शांत हो गए जब उसने अपनी पीठ और बगल से किसी की गहरी निगाहें महसूस की। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके भाई अपने काम में लगे हुए थे। हे भगवान, सना डर गई और उसने नजरें फेर ली। क्या मुझ पर भूत प्रेत का साया है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुरी आत्माएं मुझे निशाना बना रही हैं। सना इस नतीजे पर पहुंच ही रही थी कि वह थोड़ी सी पागल हो रही है, तभी उसके भाइयों ने धीरे धीरे अपनी गहरी नजरें फिर से उस पर टिका दी। मन ही मन वे उसे ध्यान और समय दे रहे थे। क्या ये पर्याप्त था? सना अपनी सीट पर सिमट गई और उस पर पड़ रही गहरी निगाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। वह बीच बीच में अपने भाई की तरफ देखती, लेकिन वह उन्हें या तो कुछ और करते हुए या फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए देख लेती। सना, क्या तुम ठीक हो? लिली खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, क्योंकि उसने देखा कि आज सुबह जल्दी आने के बाद से सना के चेहरे पर उलझन थी। गिन्नी भी अपनी चिंता नहीं छिपा सकी जब उन्होंने सना को देखा जो उनके बीच में चल रही थी। दोपहर का भोजन हो रहा था और तीनों लड़कियों ने बगीचे में जाने का फैसला किया, लेकिन चूंकि वे और शरारतें करने से बचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता लिया जो स्कूल की तरफ था। कुछ तो गड़बड़ है, सना बुदबुदाई, अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई। सब कुछ अजीब है। क्या तुम ये कह रही हो कि ये अजीब है कि रे के फैंस ने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया? गिन्नी ने धीरे से कहा। कैसा अजीब है? शायद उन्होंने हार मान ली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिली ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। कल मैं भी उनके लिए बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उन्हें फिर से तरोताजा होने में एक और दिन लगेगा। नहीं, इसके अलावा आज सुबह सब अजीब है। सना ने सिर हिलाते हुए लड़कियों की तरफ देखा। मुझे लग रहा है कि आज सब मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मुझे पता है। लिली खुश हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सना के फैन क्लब में साइन अप करने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया है, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। फैंस क्लब, सना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मजाक बंद करो लिली। और हाँ, मैं स्कूल की नहीं, हमारे घर के लोगों की बात कर रही हूँ। सना अचानक रुक गई जब उसकी सारी इंद्रियां जाग गई। बिना सोचे समझे सना ने लिली को धक्का दे दिया, जिससे लिली जमीन पर गिर गई। लिली सिहर उठी और अपने नितंबों पर गिर पड़ी। सना, तुम ऐसा क्यों?
लिली की नजर जहां वह खड़ी थी वहां एक टूटा हुआ गमला पड़ा देखकर वह चुप हो गई। गिन्नी की नजर गमले पर पड़ी तो वह भी कांप उठी। क्या? गिन्नी फिर हकलाने लगी, आंखें चौड़ी करके। कैसे? अगर सना ने लिली को समय पर धक्का न दिया होता तो वे पहले से ही अंदाजा लगा सकती थी कि लिली का क्या होता। तीनों लड़कियों ने सहज ही ऊपर देखा कि गमला कहाँ गिरा था और तभी उन्हें छत से किसी इंसान की परछाई जाती हुई दिखाई दी। ये तो बहुत ज्यादा है। गिन्नी बुदबुदाते हुए लिली की मदद के लिए दौड़ी। लिली, तुम ठीक तो हो? लिली का पूरा शरीर कांप रहा था और जब उसने गिन्नी की तरफ देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया था। उसे अब अपने नितंबों में दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसके घुटने टोफू जैसे मुलायम लग रहे थे। अगर वह फूलदान सीधे उस पर गिर जाता तो उसकी जान जा सकती थी। यह एक हत्या का प्रयास था। ये बहुत क्रूर है, लिली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। या यह एक दुर्घटना है? उन्होंने धीरे से अपनी नजर सना पर घुमाई, उसे दूसरी तरफ जाते और कुछ उठाते हुए देखा। पहली बार उन्होंने सना का हमेशा खिले रहने वाला चेहरा काला पड़ता देखा। लिली को ये देखकर अभी हुई हत्या की कोशिश से भी ज्यादा डर लगा। पे सना, गिन्नी ने पुकारा, सना की पीठ से निकलती इस काली शैतानी आभा को महसूस करते हुए। लिली ने सना को शांत करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश भी की। सना, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मुझे चोट नहीं लगी है। सना ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उस छोटे से बैज को देखती रही जिस पर रे का चेहरा बना था। ये डिजाइन रे के प्रशंसक पहनते थे। आखिरकार उनके प्रशंसक इतने कट्टर थे कि उनके पास चाबी के छल्ले, स्टिकर और दूसरी चीजें थी जिन पर उनका चेहरा बना होता था। अब उन्होंने हद पार कर दी। सना ने बिल्ला कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों का सामना किया। गिन्नी, पहले लिली को अस्पताल ले जाओ। तुम दोनों थोड़ा पानी पी लो ताकि तुम शांत हो जाओ। अपनी बात कहने के बाद सना कुछ बातें सुझाने के लिए एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसके जाने से पहले ही गिन्नी चिल्ला उठी। सना, तुम्हारा क्या हाल है? गिन्नी ने चिंता में अचानक पूछा। तुम कहाँ जा रही हो? सना ने अपने कंधे पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, इसे एक बार में ही निपटा दो, और फिर चली गई। उलझन में गिन्नी और लिली ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नजरें सना की पीठ पर गड़ा दी। सना के फिगर को देखते हुए वे खुद को घुटन महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसे देखकर उन्हें सना के बारे में एक और बात पता चली, गुस्से में ये लड़की किसी से भी बड़ी हो जाती है। किसी कारण से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भले ही लिली इस अपशकुन से बच गई, लेकिन एक और खतरनाक अपशकुन सीधे नरक के गड्ढों से उठ खड़ा हुआ। रांची, हाउ मच डज लेजर बेली फैट रिमूवल कॉस्ट? कुड प्रीफैब्रिकेटेड होम्स बी पार्ट ऑफ फ्यूचर लिविंग ट्रेंड्स? टॉप इंडियन ड्रेसेस फॉर विमेन, मॉडर्न येट ट्रेडिशनल स्टाइल्स। अध्याय 95, बस एक छोटी सी लड़की। इस बीच स्टार सेक्शन के बगीचे में रे की हंसी शांत वातावरण में गूंज रही थी। बाकी स्टार छात्र उसे अनदेखा कर सकते थे या उसे घूर सकते थे। यहाँ तक कि मैक्स जैसा शरारती बड़ा आदमी भी रे को शक भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। काश तुम्हें पता होता कि वह कितनी प्यारी है। हे भगवान, मेरा स्कूल जीवन और भी ज्यादा रंगीन और उज्जवल हो गया है। रे ने अपनी आगे की योजनाओं के लिए अपने सारे हथियार संभालते हुए उत्साह से कहा। जब मैंने सुना कि दूसरे बच्चे उसे निशाना बना रहे हैं तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन पता चला कि वह ठीक है। हाँ, कितनी प्यारी है, मैं उसे गुदगुदी करना चाहता हूँ। उसके हथियारों को देखकर कोई भी आसानी से यह भ्रम कर सकता था कि रे भूत भगाने की योजना बना रहा है। उसके पास एक पवित्र बाइबल, उसके ऊपर एक माला, एक पवित्र क्रॉस और यहाँ तक कि थोड़ा लहसुन और पवित्र जल भी था। रे ने सेमिनरी के कपड़े भी पहने हुए थे और हाँ, वह उन्हीं कपड़ों में कक्षा में जाता था। रे, अगर वो वैसी ही है जैसी तुम कह रहे हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करती? कियारा, जो पिछली टॉप 3 स्टार स्टूडेंट थी, चाय का मजा लेते हुए बोली। ये एक जुर्म है और तुम खुशकिस्मत हो कि उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। अगर उसने अपने माता पिता को बता भी दिया तो वे क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि वे कोई आरोप लगा सके क्योंकि रे भी नाबालिग है। छोटे बालों वाली, घुंघराले बालों वाली लड़की, कैसेंड्रा ने अपना सिर हिलाया। लेकिन रे, यह अच्छा नहीं है। तुम एक छोटी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? मैक्स इस मामले में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है। वे हारने वाले मुझे परेशान करने के लिए किसी और पर दांव लगाने की हिम्मत कैसे कर बैठे? कियारा ने मैक्स की ओर देखा, लेकिन उसके भयानक मूड पर ध्यान नहीं दिया। जब से शर्त लगी थी और इतना बड़ा सट्टा पूल बना था, तब से स्टार सेक्शन के छात्र पिछली परीक्षा की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा जोर शोर से कर रहे थे। अगर चुनौती देने वाला थियो मिलर होता तो वे ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन एटलस बेनेट उन पर हमला करने वाला था और उसे जानते हुए वे ढिलाई नहीं बरत सकते थे क्योंकि अगर उसे जरा सी भी जगह मिली तो वह स्टार सेक्शन में सीट छीन लेगा। और सना रीड नाम की एक छोटी सी बच्ची भी उन्हें सीट लेने के लिए धमका रही थी। साल में एक सीट गंवाने से तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन 2 सीटें उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगी। एटलस बेनेट, क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कियारा की आंखों में एक चमक दौड़ गई, फिर उसने रे की तरफ देखा। रे, तुम उस छोटी बच्ची को फिर से क्यों परेशान कर रहे हो? रे ने भौहें चढ़ाई। मैं तुम लोगों पर कोई एहसान कर रहा हूँ?
हम, कैसेंड्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। रे के जवाब ने मैक्स और चश्मा पहने दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान आकर्षित किया। देखो, मुझे तुम सबके लिए डर लग रहा है, रे बेशर्मी से चिल्लाया। जाहिर है, मैं और मैं सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि हम एक रैंक नीचे चले जाएं। लेकिन तुम सब सुरक्षित नहीं हो, फिन को छोड़कर शायद। फिन, कियारा ने भौहें चढ़ाई। अगर एटलस बेनेट और पेनेलोप रीड आ गए तो सबसे पहले उसे ही बाहर धकेला जाएगा, तो वह कैसे सुरक्षित रहेगा? रे ने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। ये सबकी गलतफहमी है, सिर्फ इसलिए कि फिन 10वें नंबर पर है, उन्हें लगता है कि फिन सबसे आसान निशाना है। इसीलिए फिन को अपनी सीट किसी और से ज्यादा जोर लगाकर बचानी पड़ी। रे की टिप्पणी के बाद सन्नाटा छा गया और सभी लोग बस उसे ही देखते रहे। ये सच था। उनके विपरीत, जिनकी एकमात्र चिंता ये थी कि वे किस रैंक पर होंगे, फिन ने स्टार सेक्शन की एक दैत्याकार की तरह रक्षा की। पिछले वर्षों में फिन को शायद सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी, लेकिन उनमें से कोई भी उससे नहीं जीत पाया। उसने जितनी भी चुनौतियां जीती, उन्हें अनुभवी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अगर फिन के पास कोई विकल्प न होता तो वह 10वें स्थान की रखवाली करना भूलकर ऊपर चढ़ जाता। रे ने आह भरते हुए कहा, अभी तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि हमारा मुकाबला सिर्फ एटलस और सना से है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा नहीं है। हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तो हम खुद हैं। रे के बयान के बाद फिर से सन्नाटा छा गया, जिससे उसके सहपाठी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठीक है, कैसेंड्रा ने मुंह बनाया और आह भरी। इस बार हम न सिर्फ अपनी रैंक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें आगे भी बढ़ना है। रे ने सिर हिलाया। कियारा ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसकी शालीनता बरकरार रही। चश्मा पहने वह आदमी चुपचाप उसे घूर रहा था, जबकि मैक्स जीभ चटका रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने प्रोफेसर सिंह को एक निमंत्रण भेजा था और बदले में तुम्हें एक समस्या मिली, रे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने उन्हें जवाब भेजा? अगर नहीं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि एटलस उनका जवाब दे पाया। क्या? मैक्स की भौहें गहरी हो गईं, जबकि बाकी सबकी नजरें रे पर टिकी थीं। उसने पहले ही जवाब भेज दिया था। क्या वह सही था? रे ने कंधे उचकाए और शेखी बघारी। मुझे पक्का नहीं, लेकिन जब मैंने प्रोफेसर सिंह को अपना जवाब भेजा तो उन्होंने इशारा किया कि एटलस ने भी अपना जवाब भेज दिया है। वो खुश लग रहे हैं क्योंकि हम बहुत मेहनती हैं। ये सोचकर उनके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वे अभी भी उस असंभव सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रे को जवाब देते हुए सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन एटलस, वह आदमी शीर्ष खंड से स्टार खंड तक कितनी रैंक की छलांग लगाने की योजना बना रहा है। खैर, चिंता मत करो, रे ने उत्साह से ताली बजाई, उनके देखने का इंतजार करते हुए। उसकी मुस्कान इतनी चमक उठी कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एटलस बेनेट की चिंता करो और मैं सना की चिंता करूंगा। उसे परेशान करना बंद करो, कियारा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे एक छोटी बच्ची से बचाने के लिए तुम्हारी या किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बकवास बंद करो, रे। मैक्स भी चिढ़कर बोला। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि किसी छोटी बच्ची से डर नहीं सकता। तुम्हारे प्रयासों के लिए शुक्रिया, रे। कैसेंड्रा ने भी बात में शामिल होकर रे की तरफ देखा। लेकिन उसे अकेला छोड़ दो। क्लास वाला लड़का अचानक बोल पड़ा। रे, ये तो घिनौना है कि तुम एक 13 साल की लड़की को डेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो बिल्कुल बच्ची है, लेकिन वो मजेदार है, और हाँ, वो मुझ पर फिदा है, शायद पढ़ाई करना ही भूल जाए। रे बड़बड़ाया। तुम लोगों को मेरे अच्छे इरादे समझ नहीं आ रहे। हालांकि इस वक्त रे ये सब अपने मनोरंजन के लिए कर रहा था। उसे अकेला छोड़ दो, कियारा ने कहा, जबकि सबने सिर हिलाया। वो तो बस बच्ची है। अगर वो समझदार भी है तो भी हमें डरा नहीं सकती। एटलस बेनेट अधिक डरावना है, चश्मा पहने हुए आदमी ने कहा। कैसेंड्रा ने भी सिर हिलाया, लेकिन मैक्स ने अपनी नाक सिकोड़ ली। ठीक है, बेचारी पर रहम करो। वो तो बस एक छोटी बच्ची है। तुम उसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैक्स बड़बड़ाया, और उसी समय उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सहज ही प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। तभी उन्हें एक छोटी और चौड़ी आकृति दिखाई दी, जिसकी परछाई उनकी मेज की ओर बढ़ रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 96। पागल। स्टार छात्रों की सना में दिलचस्पी तब बढ़ी जब रे ने बताया कि यह नया छात्र सभी स्टार छात्रों को एक रैंक नीचे धकेल सकता है। उनकी दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब रे ने स्वीकार किया कि पहला रैंक वाला भी अपना स्थान खो देगा। सना के बारे में उन्हें बस इतना पता था कि वह 13 साल की छात्रा है। उन्होंने सुना था कि वह अपनी कक्षा में, या शायद पूरी कक्षा में, सबसे छोटी थी। लेकिन अब जब उनकी नजर उसके आकार पर पड़ी तो वे सब चुपचाप मान गए कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी है। उन्हें यह भी शक था कि क्या ये छोटी बच्ची सना है, या वे बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या ये वो है? मैक्स उलझन में बुदबुदाया। या कोई किंडरगार्टनर हो गया है? कैसेंड्रा ने पलकें झपकाई। वह प्यारी है। कितना छोटा है? चश्मे वाले ने धीरे से कहा। रे, क्या तुम्हें यकीन है? कियारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके माथे की लकीरें गहरी होती गईं। वह जितना ज्यादा सना को घूरती, उसके होंठ उतने ही गहरे नीचे झुकते गए। उसने रे को घूरा, जो उस लड़की का पीछा कर रहा था।
उन्हें पहले से ही लग रहा था कि रे कुछ ज्यादा ही कर रहा है और सना का पीछा करना उनका मजाक उड़ाने का उसका तरीका है। ये रे था, ये आदमी कहता कुछ और करता कुछ और। तो उसके लिए रे सना का पीछा उसका ध्यान भटकाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें भड़काने के लिए कर रहा था। हालांकि अब जब उसने सना को देखा तो कियारा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रे, तुम घटिया इंसान हो, कियारा फुसफुसाए और उसकी आंखों में चमक आ गई। इतनी बेचारी बच्ची को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत। सिर्फ कियारा ही नहीं बल्कि सभी लोग रे को घूर रहे थे। ये बिल्कुल बेहुदा था। सबको लगा कि सना कोई आम 13 साल की बच्ची है, लेकिन वह तो बिल्कुल किंडरगार्टन की बच्ची लग रही थी। रे के मुकाबले जिसके लंबे हाथ पैर थे और जिसे जवान दिखने के लिए बस सूट पहनना पड़ता था, सना बहुत छोटी लग रही थी। कितनी दयनीय लड़की है। दूसरी ओर रे ने अपने सहपाठियों की उपेक्षा की और भौहें सिकोड़ ली। उसने सना के उदास भावों को गौर से देखा लेकिन पिछले दिनों की उसकी सामान्य भाव भंगिमा को पहचान नहीं पाया। अभी सना गुस्से में लग रही थी। सना, रे ने पुकारा। जब सना उसकी ओर बढ़ी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रास्ते में सना की नजर किनारे लगे फूलों की कतार पर पड़ी। बिना कुछ कहे उसने एक गमला उठा लिया। सना, क्या तुम्हें फूल पसंद है? रे की आवाज रुक गई जब फूलदान उसकी तरफ आया। उसकी सांसें अटक गईं और उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर तेज हवा का झोंका महसूस होने लगा। झनकार। उसके परिवार ने उसे त्याग दिया लेकिन इससे वह रुकी नहीं। ब्रेनबेरीज पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रे के पीछे खंभे पर फूलदान जोर की आवाज के साथ टूट गया। सबकी सांसें रुक गईं, आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मासूम फूलदान को देखा, फिर रे को, फिर अपनी फैली हुई आंखें उस छोटी बच्ची पर टिका दी। फिर कौन दयनीय था? सना का चेहरा गोल था और उसके मुलायम गाल लाल थे। छोटी छोटी चोटियों के साथ वह एक बड़े जूड़े जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में झलकती बेतरतीब तीक्ष्णता और क्रूरता उसके चेहरे या यहाँ तक कि उसके शरीर से भी मेल नहीं खा रही थी। सबने गला साफ किया। क्या? अरे, ये तो खतरनाक है, मैक्स सदमे से उबरते हुए बोला। तुम उसे मार भी सकते थे। कैसेंड्रा का चेहरा भी पीला पड़ गया लेकिन उसने सिर हिला दिया। हम जानते हैं कि रे नासमझी कर रहा है लेकिन आप किसी पर यूं ही फूलदान नहीं फेंक सकते। ये बहुत खतरनाक है। अगर आपने उसे मार दिया तो क्या होगा? तो वह मर चुका है, सना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया जिससे स्थिर तापमान शून्य से नीचे चला गया। उसके जवाब पर कोई पछतावा न देखकर उनकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या वह सचमुच रे को मारने की कोशिश कर रही थी? तुम पागल हो, मैक्स ने उपहास किया। वह उलझन में था कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। सना ने रे की ओर इशारा किया, बाकी तारों वाले हिस्से को नजरअंदाज करते हुए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सिर्फ मुझ पर निशाना साधो, लेकिन सीमा पार मत करना। मेरे लोगों को फिर से छुआ तो मैं मरने से पहले तुम्हें मार डालूंगी। सना की बात सुनकर रे की भौहें तन गईं, वह उलझन में पड़ गया। उसने उसके लोगों को कब से छुआ है, लेकिन सना उसे ये सब बताने नहीं आई थी। उसने ही यह हंगामा शुरू किया था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें स्टार सेक्शन के चेहरों पर चमक रही थीं। उसे शायद पता नहीं था कि कौन सा चेहरा कौन सा है, लेकिन अब उसने उन चेहरों को अपने जहन में उकेर लिया था। तुम सबको मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उसने खतरनाक लहजे में चेतावनी दी। अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा किया तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब उसकी नजर एक बार फिर रे पर पड़ी तो वह हंसी से लुटपुट हो गई। बिना कुछ कहे उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और चली गई। स्टार सेक्शन गार्डन में एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया जो सना के उनकी नजरों से ओझल होने के कुछ मिनट बाद तक कायम रहा। वे बस उस तरफ देखते रह गए जिस तरफ से वह आए और गई थी। क्या वह क्या था? चश्मा पहने आदमी ने अविश्वास में बुदबुदाया। जब उसकी नजर टूटे हुए गमले पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उस लड़की ने सचमुच वह गमला रे की तरफ फेंका था और बाल बाल बचा था। सभी लोग सहज ही स्तब्ध होकर रे की ओर देखने लगे। रे, तुमने क्या किया? कियारा का चेहरा फीका पड़ गया। वह लड़की तुम पर चीजें क्यों फेंक रही है? हालांकि कियारा इस तरह की आक्रामक हरकत को न तो स्वीकार करती थी और न ही उसकी निंदा करती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि रे में किसी को भी उसके सबसे बुरे अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता है। कियारा के सवाल पर सबका ध्यान रे पर गया। रे, ये क्या बकवास है? मैक्स बड़बड़ाया। क्या ये वो 13 साल की लड़की है जिसका ध्यान भटकाने की कोशिश तुम कर रहे हो? वो तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिखती है। नहीं, मेरा मतलब है, ये क्या बकवास है? वो यहाँ कैसे आ गई और तुम्हें मारना चाहती है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हम सबको मार डालना चाहती है। कैसेंड्रा डर गई। मुझे लगा कि वो बेचारी बच्ची है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चश्मा पहने लड़के ने घबराहट में कैसेंड्रा की भावनाओं को साझा करते हुए कहा, सना, वह बच्चा पागल था। पहली नजर में सना एक मासूम बच्ची लग रही थी, लेकिन उसके उग्र स्वभाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर वे उसे गलत तरीके से छूते तो वह उन सबको जिंदा दफन कर देने से भी नहीं हिचकिचाती। रे ने धीरे से अपनी नजरें सना की तरफ से हटाई और अपना ध्यान अपने सहपाठियों पर केंद्रित कर लिया। उसकी भौहों के बीच की रेखाएं गहरी होती गईं, जिससे घटनाओं के इस मोड़ पर उसकी अपनी उलझन साफ जाहिर हो रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन
अब मुझे इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर रे ने खुद को ऊपर उठाया और आगे बढ़ गया। उसकी चंचल आभा गायब हो गई थी, उसकी जगह उसके चारों ओर एक खतरनाक माहौल छा गया था। जो लोग उसे जाते हुए देख रहे थे वे घबरा गए। रे ज्यादातर समय चंचल और नासमझ ही रहता था। उन्होंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था। पहली बार उन्होंने उसे इतना नाराज देखा था और इस बात ने उन्हें तुरंत डरा दिया। अब क्या होगा? कैसेंड्रा ने बुदबुदाते हुए सबको चिंतित दृष्टि से देखा। सबने एक दूसरे को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। इसका जवाब उन्हें नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना पता था कि जो भी हो अच्छा नहीं होगा। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 97। उसे अकेला छोड़ दो। अपनी बात कहने के बाद सना सीधे स्कूल के अस्पताल में गई जहां लिली और गिन्नी भी गई थी। जब वह पहुंची तो दोनों लड़कियां आपस में कुछ बुदबुदा रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखों के कोने से सना का चेहरा देखा वे चौंक गईं। सना, क्या सब ठीक है? सना के पास आते ही गिन्नी अपनी सीट से उछल पड़ी। लिली की आंखें भी अनकही चिंता से घूम गईं। सना, क्या तुमने रे से बात की? सना ने तब तक कोई जवाब नहीं दिया जब तक वह बिस्तर के पास बैठ नहीं गई। मैंने उसे चेतावनी दी थी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी चिंतित निगाहें उस पर डाली। अब सब ठीक है, सना मुस्कुराई। अगर उन्होंने ये स्टंट फिर से किया तो यह उनका आखिरी स्टंट होगा। वह पूरे स्टार सेक्शन को तहस नहस कर देगी। सना, लिली ने सना की ओर हाथ बढ़ाया जिससे उसकी भौहें तन गईं। मुझे नहीं लगता कि रे को इस बारे में पता था। मुझे चोट नहीं लगी है और यही ज्यादा जरूरी है। क्या होगा अगर अगली बार तुम्हें चोट लग गई? गिन्नी ने अचानक कहा और जब उसे एहसास हुआ कि उसने अचानक बोल दिया है तो उसने अपना मुंह ढक लिया। गिन्नी सही कह रही है, सना ने सिर हिलाया। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन अगर अगली बार हम इतने भाग्यशाली न रहे तो क्या होगा? उन्होंने मेरे साथ जो मजाक किया वो बेवकूफी भरा है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच कहूं तो एक तरह से मजाक ही था, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। सना ने रे की प्रतिक्रिया याद करते हुए रुककर कहा, और हाँ, मुझे पता है कि वह आदमी शायद बेवकूफ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यह उसका ऑर्डर नहीं था। फिर भी चूंकि उसका एक फैंस क्लब है, उसे कम से कम अपने फैंस को तो ठीक से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि सना रे के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि ये उसका ऑर्डर है। वो जानती थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा था जिसकी बात ये कट्टर प्रशंसक सुनते तो वो रे ही थे। इसलिए सना ने उनसे निपटने का सबसे तेज तरीका अपनाया। ये बकवास है, सना ने सिर हिलाया। लेकिन जो भी हो, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है। अगर रे समझदार होता तो उसे पता होता कि क्या करना है। लेकिन फिर सना का चेहरा अचानक उस तर्क से विकृत हो गया जो उसके अवचेतन ने उसे बताया था। क्या रे को पता होगा कि क्या करना है? वह आदमी खुलेआम एक 13 साल की लड़की का पीछा कर रहा था। मतलब उस आदमी को अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे क्या लगा कि रे कुछ भी कर सकता है? अच्छा ठीक है, सना ने कंधे उचका दिए। अगर रे कुछ नहीं भी करेगा तो भी मैं उनसे खुद निपट लूंगी। Would you meet a lush woman like her? Her beauty. Ads by Pub Future. उसकी आवाज बेपरवाह और बेपरवाह थी, लेकिन न जाने क्यों उसे यह कहते हुए सुनकर कि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से निपट लेगी, माहौल में कसाव सा महसूस हुआ। हवा में थोड़े से तनाव को देखकर गिन्नी और लिली ने सहज ही अपनी गर्दनें छू ली। मुझे अब भूख लगी है, क्या हमें यही खाना खाना चाहिए? सना ने सुझाव दिया और दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं। गिन्नी ने सोचा, अगर सना ऐसा कहती है तो मुझे उस पर विश्वास है। लिली की भी यही राय थी। इस समय दोनों लड़कियों को सना की आत्मा पर किसी और से ज्यादा विश्वास था। खैर, वे सना के फैंस क्लब की संस्थापक थीं और संस्थापक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उस पर से विश्वास न खोएं। जबकि दोनों लड़कियों को अपनी नई भूमिका में सांत्वना मिली जिसके बारे में सना को पता नहीं था, सना ने खुद को शांत करने के लिए खूब खाया। लड़कियां अस्पताल में ही अपना खाना खाकर खुश हो गईं। खाना खत्म होने के बाद लिली का निचला हिस्सा अब ठीक था, इसलिए तीनों दोपहर में अपने पहले विषय की कक्षा में चली गईं। ओह, पहले तुम लोग जाओ, लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। सना और गिन्नी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अब तक उन्हें लिली के हमेशा हाथ धोने या चेहरे पर मेकअप लगाने की आदत हो चुकी थी। वे पहले ही दांत ब्रश करने के लिए अस्पताल के शौचालय जा चुकी थी, लेकिन लिली अब भी शौचालय जाना चाहती थी। इतना कहकर गिन्नी और सना अपनी कक्षा में वापस चली गईं, जबकि लिली ने अपना चेहरा साफ किया। वह इधर उधर नहीं रुकी, बस अपने हाथ धोए। काम पूरा होने पर वह तुरंत बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह बाहर खड़ी आकृति को देखकर रुक गई। लिली ने ऊपर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। रारे तुम? रे का चेहरा गंभीर था, उसके सामान्य हल्के चेहरे के भाव से अलग। तुम सना की दोस्त हो, है ना? लिली डरकर सावधानी से पीछे हट गई। क्या क्या चाहती हो? लिली की आवाज में डर महसूस करते हुए रे भी एक कदम पीछे हट गया। हालांकि उसका भाव वैसा ही रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बताओ, उसे इतना गुस्सा किस बात पर आया? उसने पूछा। फैंस क्लब के लोग उसके बारे में बकवास करते रहे। मैं उन सबको जिंदा दफनाने से पहले जानना चाहता हूं कि असल में हुआ क्या था। लिली घबरा गई।
क्या उसने अभी कहा था कि वह अपने प्रशंसकों को जिंदा दफन कर देगा? इस बार उन्होंने सना के साथ क्या किया? रे ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे पूरी जानकारी दो, न ज्यादा न कम। लिली ने गला साफ करते हुए अपने दिल में घुसते डर को दबाते हुए कहा। फूलदान, फूलदान। दोपहर के भोजन के समय सना, गिन्नी और मैं बगीचे की ओर जा रहे थे, लेकिन आपके प्रशंसकों की शरारतों की वजह से हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में छत से एक फूलदान मेरे ऊपर गिर गया। अगर सना न होती तो वह मुझे भी लग सकता था, उसने बताया। इसके बाद उसने हमें अस्पताल भेज दिया और चली गई। वह बहुत गुस्से में थी। मैंने ऐसा नहीं किया। हमें पता है कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन वे आपके प्रशंसक थे। लिली ने उसकी यह प्रतिक्रिया सुनकर गहरी निराशा व्यक्त की। सना के प्रभाव में लिली ने हिम्मत जुटाकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और उस युवक की आंखों में देखा। वरिष्ठ, भले ही आप स्टार सेक्शन में दूसरे नंबर पर हो, आपके समर्थकों ने जो किया वह खतरनाक है। मेरी जान जा सकती थी, इसलिए कृपया सना को परेशान करना बंद करें ताकि वे भी ऐसा करना बंद कर दें। लिली को लगा जैसे ये सब कहते हुए उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो अपनी बात वापस तो नहीं ले सकती थी, है ना? दिखावा करते हुए लिली ने अपना गला साफ किया और खुद के लिए एक गहरी कब्र खोद ली। उसे सना और गिन्नी की याद आएगी। स्टार सेक्शन को स्कूल का आदर्श माना जाता है, लेकिन जब से ये हुआ है मुझे नहीं लगता कि स्टार सेक्शन इतना अच्छा है। लिली बड़बड़ाई पर अंदर ही अंदर रो रही थी। सना ने तुम में से किसी के साथ कुछ नहीं किया, पर तुम उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। अगर तुम अब नहीं रुके तो मैं खुद हेडमास्टर को इसकी शिकायत कर दूंगी। हेडमास्टर तुम्हारे दादा भी क्यों न हो, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि तुम गलत हो। लिली इस समय बस यही चाहती थी कि जमीन उसे निगल जाए, लेकिन उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। इसके बाद उसे शायद परेशानी हो, लेकिन वह सना की रक्षा करना चाहती थी। छी! लिली ने भी नाक भान सिकोड़ी और उसे निराशा से देखा। मेरे रास्ते से हट जाओ, हम्फ। ये कहकर लिली ने अपने कंधे उसके कंधे से टकराए। वह ठुड्डी ऊंची करके चली गई, लेकिन जब वह उनकी कक्षा में पहुंची तो उसका रंग चादर की तरह पीला पड़ गया था। लिली, सना ने पुकारा। लिली को अपनी सीट पर लड़खड़ाते हुए देख रही थी। मैं बर्बाद हो गई, लिली ने खुद से बुदबुदाया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो मर ही गई। सना ने भौहें सिकुड़ी और गिन्नी की तरफ देखा। गिन्नी ने उसकी तरफ कंधे उचकाए और फिर चिंता से लिली की तरफ देखा। उसे क्या हुआ? लिली सिर्फ 5 मिनट के लिए ही टॉयलेट में थी, लेकिन अब वह खुद से ऐसे बुदबुदा रही थी मानो उसे टॉयलेट में कोई भूत मिल गया हो। अध्याय 98, चचेरा भाई। मेरे रास्ते से हट जाओ, हम। जब लिली ने रे से अपनी कमर टकराई तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लिली ने अब जो कुछ भी उसे बताया उससे सना की आक्रामकता साफ जाहिर हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर सका। कई दिनों तक सना का पीछा करने और यह सुनने के बाद कि वह अपनी ओर आने वाली सभी बेवकूफाना शरारतों को कैसे टाल रही थी, रे को सना के व्यक्तित्व का एक स्पष्ट सा अंदाजा हो गया था। उसे शरारतों से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन इस बार उसके प्रशंसकों ने हद पार कर दी, और यदि सीमा पार कर ली गई तो सना को भी ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बात से नाराज होकर रे का चेहरा काला पड़ गया और वह क्लब रूम की ओर भागा। धमाका! रे ने जोर से दरवाजा खटखटाया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग आश्चर्य से कांप उठे। उन्होंने धीरे से दरवाजे की तरफ अपना सिर घुमाया तो रे के चेहरे पर उभरे गहरे भाव देखकर उनकी सांस अटक गई। रे, एक प्रशंसक हकलाया। तुम क्या हो? तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? कुछ समय पहले रे उनसे कुछ सवाल पूछने यहाँ आया था। हालांकि वे उसके आने से इतने खुश थे कि वे उसकी चापलूसी करने लगे। रे ने उन्हें अनदेखा कर दिया और यह कहकर चला गया, ये बकवास है। लेकिन अब वह वापस आ गया था। Her family disowned her, but that didn't stop her. Brainberries. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले के उसके हाव भाव के विपरीत वे समझ गए कि उसका मूड बहुत खराब था। उन्होंने ये भी देखा कि आसमान और भी काला हो गया था। किसने किया? रे ने बिना कोई बात घुमाए अपनी तीखी नजरों से कमरे में मौजूद चेहरों पर चमक बिखेरी। सना पर वो फूलदान किसने गिराया? ये सुनकर उनकी सांसें रुक गईं और वे एक दूसरे को विस्फारित आंखों से देखने लगे। रे, तुम क्या कह रहे हो? एक प्रशंसक घबराकर हंसा। कौन सा गमला? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सही है, एक और ने कहा। हमने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब शरारतें की, लेकिन ये तो अपराध जैसा है। रे, हम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। वो तुम्हें अपमानित करती रहती है। और लड़की तब स्तब्ध रह गई जब चाक का एक टुकड़ा उड़कर उसकी कनपटी पर लगा। तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने को किसने कहा? रे ने भौहें चढ़ाई। उसकी आवाज और लहजा ठंडा था, यहाँ तक कि कठोर भी। मैंने तुम्हें अपना चेहरा छापने और उसे ऐसे घसीटने दिया जैसे मैं कोई तमाशा हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि यह समय की बर्बादी है। लेकिन मेरे लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, हाँ, क्या बेवकूफ लोग हैं। इसीलिए मैं तुम जैसी लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके होठों का कोना फड़क गया और उसने हल्के से दांत भींच लिए। अगर अब कोई नहीं बताता कि सना के साथ किसने ऐसा किया तो तुम सब इस स्कूल को अलविदा कह दो।
रे ने एक बार फिर कमरे पर नजर दौड़ाई, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला। ठीक है, उसने सिर हिलाया। ऐसा ही हो। जैसे ही रे ने उनसे मुंह मोड़ा, लड़कियों में से एक बोली, रे, ये तो नाइंसाफी है। हम तो बस तुम्हें उस सुअर के बच्चे से बचा रहे हैं। आखिर तुमने उसमें क्या देखा? तुम अपनी इज्जत खराब कर रहे हो, इसलिए हम बस उसे साफ कर रहे हैं। अगर हम उसे सबक सिखा दे तो इसमें क्या बुराई है? बाकी लोगों ने भी अपने सदस्यों की ओर देखा और उनके चेहरे पर कड़वाहट भरी नजर थी। ये सही है, रे। हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। रे, तुम ना समझ हो। वह लड़की मोटी और बदसूरत है। हम जानते हैं कि तुम उसके प्रति गंभीर नहीं हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हें बार बार अस्वीकार करने की हिम्मत रखती है। हमें केवल तुम्हारी परवाह है, रे। रे इस हद की मूर्खता पर हंस पड़े। यही वजह थी कि उनके कोई दोस्त नहीं थे और वे स्टार छात्रों के अलावा किसी और से बात नहीं करते थे। कम से कम स्टार सेक्शन के छात्रों को तो बातचीत करना आता था। लेकिन ये लड़कियां कितनी निराशाजनक टोली हैं। तुम सच में नहीं देख सकती कि तुम लड़कियों ने हद पार कर दी है ना? रे ने चिढ़कर कहा, तुमने लगभग किसी की जान ले ही ली थी। ऐसा नहीं है कि हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस उसे डरा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। एक लड़की गुस्से से चिल्लाई, जिससे बाकी सब स्तब्ध रह गए। वे उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन लड़की बोलती रही। वो लड़की कितनी घमंडी है, जबकि उसके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसका पक्ष लेना चाहती हो तो लो। मैं तुम्हारी प्रशंसक नहीं रहूंगी और अपने माता पिता से कहूंगी कि वे इस स्कूल को दिया जाने वाला दान वापस ले लें। जब उसने सोचा कि इससे रे डर जाएगा, तो उसने आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारे साथ और कौन था? उसने पूछा और लड़की गर्व से मुस्कुराई। हम सब ने, उसने मजाक उड़ाया। रे, क्या तुम्हें पता है कि हम सभी परिवारों ने स्कूल को काफी दान दिया है? हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। ये सच था कि स्टार सेक्शन की सूची और शीर्ष छात्रों की सूची के अलावा एक और सूची भी थी। यह उन परिवारों की सूची थी जिन्होंने स्कूल को महत्वपूर्ण दान दिया था। यही कारण था कि रे के फैंस क्लब के लिए एक निजी कमरा बनाया गया था, क्योंकि इन सभी लड़कियों के परिवारों ने इसके लिए ढेर सारा पैसा दान किया था। तुम सब, है ना? रे ने उनके चेहरों पर नजर दौड़ाई। बहुत अच्छा, अपना सामान पैक कर लो। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। इतना कहकर रे ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग बंद करने का बटन दबा दिया। उसने अपनी भौहें हिलाई और मुस्कुरा दिया। रांची डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। ये घुड़सवारी असली घोड़े की तरह सर पर दौड़ती और कूदती है। क्या पूर्वनिर्मित घर भविष्य की जीवन शैली के रुझान का हिस्सा बन सकते हैं? तुम लड़कियों की हिम्मत की मुझे अपने भ्रमों के लिए इस्तेमाल करो। कितनी घिनौनी बात है, उसने थूका। तुम्हारे माँ बाप को तो अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने तुम जैसे नासमझ कीड़ों को भी जन्म दिया। रे ने जीभ चिटकाए और ऐसे मूर्ख लोगों से बहस करने में कोई दिलचस्पी न रखते हुए वहां से चला गया। उन्होंने सना के साथ जो किया उससे उसे गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने जो कहा, सना की जितनी आलोचना की और यहाँ तक कि इस स्थिति से बचने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल भी किया, उससे उसका पेट खराब हो गया। क्या उन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें बचा सकता है? वह बुदबुदाया। वे ऐसे बात करते हैं जैसे वे मेरे चचेरे भाई जितना ही दान करते हो। रे ने हेडमास्टर के ऑफिस जाते हुए हवा में लात मारी। अगर वे सना के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो अगर सना उनकी बेवकूफी भरी शरारतों में फंस गई तो रे खुद ही निपट लेगा। लेकिन चूंकि अब ये कोई हानिरहित मजाक नहीं रह गया था, इसलिए उसे प्रशासन को इसमें शामिल करना जरूरी था। रे जब गलियारे से गुजर रहा था तो उसे अपने फोन में कंपन महसूस हुआ। ये जानने के लिए कि कौन है, उसका चेहरा खिल उठा और उसने फोन उठाया। नमस्ते। तुम्हारा मूड खराब क्यों है? जब दूसरी तरफ से रे ने पूछा तो उसकी भौहें तन गईं। हालांकि उसकी शुरुआती हैरानी जल्द ही हंसी में बदल गई। देखो, कुछ लड़कियां उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं जिसका मैं पीछा कर रहा हूं। मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, है ना? रे ने बेपरवाही से जवाब दिया। उन लड़कियों ने हद पार कर दी और उस पर एक फूलदान गिरा दिया। दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति का स्वर ठंडा और भावशून्य था। तुम्हें उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। अरे, वे लड़कियां हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने किसी की जान लेने ही वाले थे, तो उन्हें अपने किए का अंजाम पता होना चाहिए। और तुमने कहा था कि तुम इस लड़की का पीछा कर रहे हो, तो बस उसे ये दिखाना जरूरी है कि तुम उसकी रक्षा करने में सक्षम हो। रे ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और निराशा से अपने फोन की तरफ देखने लगा। चचेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि क्रूर होने से वह प्रभावित होगी, और अगर तुम ऐसे हो तो मुझे तुम्हारे भविष्य का डर है। लाइन में खड़े व्यक्ति ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज गुरुवार है, मैं आज ही आ रहा हूँ। ओह, जल्दी घर आ जाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइन कट गई। रे अविश्वास से बस फोन को घूरता रहा। मुझे जल्दी घर आने को क्यों कह रहा है जब वो मुझे अकेला छोड़ देता है? रे ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर हिलाया, अपना फोन वापस जेब में रख लिया और अपने प्रशंसकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास चले गए। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 99। अपराधी। लिली। क्यों? जब स्कूल की घंटी बजी तो लिली, सना और गिन्नी लंबे रास्ते से इमारत से बाहर निकल गईं।
इस बार वे सना की वजह से नहीं बल्कि लिली की वजह से यह रास्ता अपना रही थी। लिली ने गिन्नी की तरफ देखते हुए अपने कांपते होंठ भींच लिए। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और मैंने खुद से कहा कि मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगी, लेकिन फिर मेरा मुंह बंद ही नहीं हुआ। फिर वह मदद के लिए नन्ही सना से लिपट गई। सना, क्या मैं मर गई? लिली ने जो बताया था उसे याद करते हुए सना का चेहरा बिगड़ गया। वे उससे शौचालय से लौटने पर पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी शिक्षिका आ गई। स्व अध्ययन कक्षा के दौरान लिली इतनी व्याकुल थी कि उन्हें उससे कोई जवाब नहीं मिला। लिली ने तभी अपना अपराध स्वीकार किया जब उसने उनसे दूसरा रास्ता अपनाने को कहा। मुझे लगता है तुम ठीक हो जाओगे। सना अजीब तरह से हंसी। तुमने अनुमान लगाया, तुम्हें यकीन नहीं है। लिली नाटकीय ढंग से रोने लगी। रे के क्रोध के विचार से उसकी चिंता आसमान छूने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती यदि स्कूल ने पहले ही उसके माता पिता से संपर्क कर लिया होता। लिली विलाप कर रही थी। सना खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आहें भरने लगी। उसके होंठ सिकुड़ गए और वह बेचारी लड़की को कृतज्ञता से देखने लगी। लिली को जाहिर था कि उसने जो किया या कहा था उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी उसने सना की वजह से ऐसा कहा। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे प्रति वफादार रहेगी। लिली का हाथ पकड़ते हुए और फिर गिन्नी का हाथ थामते हुए उसकी मुस्कान फैल गई। सना, लिली ने अपना नाटक बंद किया और उसे पकड़े हुए मोटे हाथों की ओर देखा। गिन्नी ने भी उसके हाथ को देखा। उसके गाल लाल हो गए। सना का हाथ बहुत मुलायम है। Her family disowned her, but that didn't stop her. ब्रेनबेरीज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो इसकी चिंता मत करो, सना ने कहा। अगर वह इतना बुरा है तो मुझे यकीन है कि हेडमास्टर तुम्हें अपने दफ्तर में बुलाते। और हाँ, मुझे यकीन है कि हेडमास्टर तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि तुमने उनके पोते को सच बता दिया। ये तथ्य कि रे हेडमास्टर का पोता था आश्चर्यजनक था। हालांकि सना ने इस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि अपने पहले जन्म में उसने अपने भाई का स्नेह पाने के लिए उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। लिली को मुश्किल से ही संतुष्ट किया जा सका। बुरा तो बुरा ही होगा, मैं गवाही दूंगी, सना ने दिलासा देते हुए कहा। मैं अपने पापा से भी कहूंगी कि वे मेरे लिए खड़े हों, या फिर अपने चाचा से। लिली और गिन्नी अपनी आंखों में शक की लकीरें नहीं छिपा पा रही थीं। सना के पिता और चाचा, क्या वह कोई विद्वान छात्रा नहीं थी और इसीलिए उसे इस स्कूल में दाखिला मिला था? सना, क्या तुम्हारे पिताजी ने भी यहीं से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी? लिली ने जिज्ञासावश पूछा। हाँ। ओह, इसीलिए, लिली ने समझकर सिर हिलाया। तो तुम्हारे पिताजी शायद हेडमास्टर को जानते होंगे, है ना? उनके बीच अच्छे संबंध हैं। सना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बुद्धिमान हो, गिन्नी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उनके मन में सना ने अपने पिता और चाचा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वे भी पहले विद्वान छात्र थे। सोचने पर सना ज्यादा गरीब नहीं लगती थी और उसकी सारी चीजें बिल्कुल नई थी, हालांकि साधारण। अगर उसके पिता ने यहीं से स्नातक किया था तो इसका मतलब ये भी था कि उसके पिता किसी अच्छी कंपनी में काम करते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत मान लिया कि वह उच्च मध्यम वर्ग से होगी। ओह, वे कितनी तेजी से अनुमान लगाते हैं। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, लिली ने तीनों को हाथ में हाथ डाले चलते हुए कहा। क्या ये नीना है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब उन्होंने नीना को गेट के बाहर इंतजार करते देखा तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद एक कार नीना के सामने आकर रुकी। वो तो अलग कार है, सना ने सोचा। अब उसे उत्सुकता हुई कि नीना को स्कूल से अलग कार से क्यों लाया जा रहा है। क्या वो उसे लेने के लिए किसी कार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इस्तेमाल कर रही है? लेकिन क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है, क्योंकि आंटी जेसा का घर यहाँ से 1 घंटे से ज्यादा की दूरी पर है। उनके भत्ते के साथ भी ये उनके रोजमर्रा के गुजारे के लिए काफी नहीं था। सना के विपरीत दोनों लड़कियों के मन में अलग अलग विचार थे। क्या वह आज अनुपस्थित नहीं थी? गिन्नी ने असमंजस में कहा। लिली ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे आज नहीं देखा। वो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे है? उसने क्लास तो नहीं छोड़ी, है ना? नीना, क्लास छोड़ रही हो? गिन्नी ने अपना ध्यान लिली की ओर मोड़ा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। खैर, पेट्रिसिया भी कुछ दिनों से अनुपस्थित है। शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। जब दोनों लड़कियां उलझन भरी बातें कर रही थीं, तभी सना को एहसास हुआ कि उसने आज नीना को देखा ही नहीं। सना ने नीना के साथ मुश्किल से ही कुछ समय बिताया था, लेकिन वह हमेशा नीना की हर हरकत के प्रति सतर्क रहती थी। लेकिन आज की कई घटनाओं के कारण सना को एहसास ही नहीं हुआ कि नीना आज स्कूल नहीं आई है। कक्षाएं छोड़ रही थी, है ना? सना बुदबुदाई। तो फिर वह सारा दिन कहाँ रहती होगी? महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय पोशाकें, आधुनिक किंतु पारंपरिक शैलियां। स्टाइलिश प्रीफेब्रिकेटेड घरों के साथ आधुनिक आराम की खोज करें। रांची डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। इस बीच नीना ने पिछली सीट पर अपने अंगूठे का सिरा काट लिया। जैसे ही वे अपने स्कूल के पास से गुजरे, उसने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने कुछ सहपाठियों को बाहर देखा तो वह थोड़ा छिप गई। इस कार की खिड़की पर रंग क्यों नहीं लगा है? उसने चिढ़कर जीभ चटकाए और अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया ताकि कोई उसे अंदर न देख ले।
यह अच्छी बात थी कि सभी को पता था कि बेनेट स्कूल में आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि नीना अब किसी और घर जा रही है। यह अच्छी बात थी कि सना ने बेनेट होने का बखान नहीं किया था। हालांकि नीना जानती थी कि रे के दीवाने प्रशंसकों की वजह से सना के पास ऐसा करने का समय ही नहीं है। वह पैसा। नीना का चेहरा उतर गया और उसने अपनी पीठ सीधी कर ली क्योंकि कार स्कूल के मैदान से निकल चुकी थी। वह गुस्से से बोली, उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि सना के अब दोस्त हैं, गिन्नी और लिली। हालांकि गिन्नी एक हारी हुई लड़की थी, लिली असल में एक अच्छे परिवार से थी। काश लिली को चोट लग जाती। नीना ने धीरे से अपने हाथ में टूटी हुई चेन को देखा। चाबी की चेन की असली सजावट गायब थी क्योंकि सिर्फ चेन ही बची थी। छी! नीना ने उसे जल्दी से उतारकर सबूत मिटाने के लिए खिड़की थोड़ी नीचे कर दी। चाबी गिराते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई क्योंकि उसे याद आया कि आज सुबह ही वह चाबी का गुच्छा कैसे टूट गया था। कुछ घंटे पहले नीना सुबह से क्लास न आने के कारण छत पर आराम कर रही थी। उसका जन्मदिन था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी योजना बदल गई है। उसने उन्हें बताया कि उसके माता पिता को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए वे सिर्फ उनके साथ ही जन्मदिन मनाएंगे। नीना को स्कूल तो जाना नहीं था, लेकिन वह कॉटेज परिवार में भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल जाने और क्लास छोड़ने का फैसला किया। छत पर आराम करने के लिए कोई बुरी जगह भी नहीं थी, इसलिए जब नीना आराम कर रही थी तो उसने कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनी। उत्सुकतावश नीना ने उन्हें देखा तो उसे सना, लिली और गिन्नी दिखाई दी। तीनों इतनी खुश लग रही थी कि नीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी नजर छत पर लगे फूलों की कतार पर पड़ गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 100। मैं यही हूँ। घर लौटते हुए सना ने अपने भाइयों को ध्यान से देखा, तभी उसे चारों ओर एक गहरी नजर का एहसास हुआ। इस बार उसे यकीन हो गया कि पहले वाली बेचैनी उन्हीं से आ रही थी। अब ये कोई भ्रम नहीं था। सना, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? स्लेटर थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसकी आंखों में सचमुच आग लगी हुई थी। क्या हमने कुछ किया है? क्या उसे अंततः जन्मदिन की योजना के बारे में पता चला? मेरी भविष्यवाणी ने मुझे बताया कि कुछ गड़बड़ है। सना ने अपने भाई के चेहरों को देखा और पूछा, क्या है? क्या? ह्यूगो ने मासूमियत से पलके झपकाते हुए अपना सिर झुकाया। सना, जब लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया हो तो उन पर शक करना अच्छी बात नहीं है, एटलस ने कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे। उसका चेहरा खराब हो गया। सना ने अपनी सिकुड़ी हुई नजरें उन पर गड़ाए हुए गुनगुनाया। उसने धीरे से नजरें फेर ली, फिर अपना सिर फिर से उनकी तरफ घुमाया। हे भगवान! स्लेटर चौंका क्योंकि उसकी नजर हमेशा सबसे पहले उसी पर पड़ती थी। क्या? सना ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने गालों को चूसते हुए बोली, वे मेरे साथ भी कोई मजाक तो नहीं करने वाले हैं? गाह! किसी शरारत के ख्याल मात्र से ही उसके दिल में एक अवर्णनीय निराशा भर गई। आज उसने रे से और यहाँ तक कि खुद स्टार सेक्शन से भी झगड़ा मोल ले लिया। सना को हैरानी नहीं होगी अगर कल उसे दूसरे फैन क्लबों का भी सामना करना पड़े। अरे बाप रे! उसके परिवार ने उसे त्याग दिया, लेकिन इससे वह रुकी नहीं। ब्रेनबेरीज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सना का चेहरा लगभग पिघल गया क्योंकि उसके सिर पर काले बादल छा गए। मुझे हेडमास्टर से मिलकर एडवांस्ड एग्जाम के लिए पूछना चाहिए। अगर मैं कुछ और प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव रखूं तो शायद मैं बाकी सेमेस्टर छोड़ दूं। सना के दिल में कड़वाहट भर गई और वह स्लेटर पर तीखी नजरें गड़ाए बिना न रह सकी। इस आदमी की गलती है। अगर उसकी कायरता न होती तो मैं पूरा स्कूल साल ही छोड़ देती। सना, अब मैंने क्या किया? स्लेटर घबराकर बोला। कसम से आज मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है। देखो। स्लेटर ने जल्दी से अपने बैग से कुछ निकाला और उसे आज का अपना क्विज थमा दिया। देखा। जो आग उसे घेर रही थी वह सामने पड़े अखबार को देखकर कम हो गई। यह क्या है? यह पॉप क्विज का मेरा परिणाम है। पॉप क्विज। सना बस बगल में लिखे हुए दूसरे शब्द को देखती रही। 10 में से 7। वाह! उसने धीरे से उसकी ओर देखा, उसके होंठ खुले हुए थे। वाह! उसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव देखकर स्लेटर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। हाँ, उसने अपनी नाक रगड़ी। बहाना नहीं चाहता, पर जवाब देते वक्त मुझे जरा भी पसीना नहीं आया। कमाल है। मतलब, हालांकि ये पिछले पाठों का एक संक्षिप्त विवरण है, फिर भी सवाल इतने जाने पहचाने थे और जवाब मानो मेरे हाथ पर लिख दिए गए हो। बहुत खूब। देखा। स्लेटर गर्व से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं अपनी कक्षा में सबसे नीचे इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं गंभीर हो गया तो स्टार सेक्शन भी मुझे खतरा समझेगा। वाह! इस बार ह्यूगो और एटलस सना के साथ शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी प्रतिक्रिया देखकर स्लेटर को यह समझ नहीं आया कि वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्हें पॉप क्विज में 10 में से 7 अंक मिले थे या वे उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्या? स्लेटर ने गला साफ किया। मैंने बहुत अच्छा किया है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुमने किया। एटलस ने सिर हिलाया और ह्यूगो गर्व से मुस्कुराया। मुझे पता था, तुम भी होशियार हो, बस थोड़े अपरिपक्व हो, ह्यूगो ने कहा। यह सुनकर स्लेटर ने होंठ भींच लिए और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। फिर उसने सना को ऐसे देखा जैसे उसकी तारीफ ही गायब हो।
जब उसकी नजरें सना से मिली तो उसके चेहरे पर आई मुस्कान ने उसके तनावग्रस्त कंधों को ढीला छोड़ दिया। तीसरे भाई, ये तो कमाल है। उसने उसे अंगूठा दिखाया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी मानो वह किसी भी पल रो पड़ेगी। मैं इसे अभी फ्रेम करना चाहती हूँ। एक पल के लिए तीनों भाई उसे देखते रह गए। उसकी मुस्कान न तो बड़ी थी न ही छोटी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरती से चमक रही थी कि वह किसी परी जैसी लग रही थी। आज मैंने भी क्विज में अच्छा किया, ह्यूगो ने धीरे से कहा, जिससे उसके भाई बहन उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन मैं इसे अपने लॉकर में छोड़ आया था। हाँ, स्लेटर ने नाक भान सिकोड़ी। बड़े भाई, तुम्हें सबूत चाहिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एटलस ने बड़े ही शानदार ढंग से आज का अपना मॉक टेस्ट प्रसारित कर दिया। उसने स्लेटर की तरफ देखा और धीरे से बोला, 50 में से 50। स्लेटर का जबड़ा जमीन पर आ गया, जबकि सना अपने भाइयों के बीच अपनी नजरें घुमा रही थी। इनमें कुछ गड़बड़ है ना? सना ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। कितना अजीब है। अगर वह उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती तो सना सोचती कि वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह अपने भाइयों को इतना जानती थी कि वह किसी को भी जरा सी भी उम्मीद अपने दिल में नहीं आने देती थी। शायद उसे ह्यूगो से कोई आपत्ति न हो क्योंकि वह सबसे दयालु था। लेकिन एटलस और स्लेटर। सना ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए अपना चेहरा सहलाया। ये दोनों, मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती। मैं बस निराश हो जाऊंगी। महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय पोशाकें, आधुनिक किंतु पारंपरिक शैलियां। कौन से उपचार सुरक्षित रूप से रंजकता को कम कर सकते हैं? रांची डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है जरूरी बातें। वैन में अचानक उसकी खामोशी फैल गई, जिससे उसके बड़े भाई उसकी ओर देखने लगे। पहले वे उसे जिस गहरी नजर से देख रहे थे, उसके विपरीत वे थोड़े उत्सुक थे। क्या उसे मेरा परीक्षा परिणाम पसंद नहीं आया? एटलस ने अपने टेस्ट पेपर को देखते हुए सोचा। लेकिन यह एकदम सही है। स्लेटर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। वह अचानक चुप क्यों हो गई? क्या वह थक गई है? ह्यूगो के मन में यही विचार आया। ये सोचकर कि वह थक गई है, दोनों भाई भी चुप हो गए। उन्हें शक की निगाहों से देखने से बेहतर था कि वह चुप रहे। फिर भी वे उसे देखे बिना नहीं रह सके, क्योंकि सना ने पूरे सफर में एक शब्द भी नहीं बोला। जब वे पहुंचे तो सना झट से वैन से बाहर निकली और बटलर जेन को गुरुवार के बारे में बताया। चूंकि बटलर जेन इससे वाकिफ थी और उसने इसे अपनी योजनाओं में भी शामिल किया था, इसलिए उसने उसके पालतू जानवरों को पहले से ही तैयार कर रखा था ताकि वह उन्हें ले जा सके। सना ने कपड़े बदले और बिना किसी देरी के थर्सडे गाय से मिलने के लिए घर से निकल गई। रास्ते में वह गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं अचानक उदास क्यों हो गई? उसने मन ही मन बुदबुदाया और जो बात उसे परेशान कर रही थी उसे दूर करने के लिए सिर हिलाया। उसने थर्सडे गाय के साथ अपनी मीटिंग की जगह देखकर अपना ध्यान बटाया। उसे वहां न देखकर उसने तुरंत मान लिया कि वह झाड़ी के पीछे होगा। इसलिए हमेशा की तरह सना ने अपना सामान नीचे रखा और रेंगकर झाड़ी में चली गई। लेकिन जब उसने सिर अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने पलकें झपकाई, उस छोटी सी जगह में इधर उधर देखते हुए। क्या वह आज वाली बात भूल गया या आया ही नहीं? उसने एक और गहरी आह भरी, ये सोचकर कि वह बीमार आदमी बहुत ध्यान भटकाएगा। काश वह मरा न हो। सना अपना आधा शरीर झाड़ियों में और बाकी शरीर बाहर रखकर आराम कर रही थी। रेनरेन उसके ठीक पीछे खड़ा था। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।